ठीक से दबा। क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? अरे रे, कैसे मर्द से शादी करी है तूने? वो तो तुझे मेरे पास छोड़कर चला गया है। अब तुझे जो कहता हूं वो तू कर, क्योंकि पूरे एक दिन के लिए अब तू मेरी है। अरे तेरा मर्द तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर वो मर्द होता तो वो तुझे मेरे पास छोड़कर नहीं जाता। नहीं महाराज, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वह मर्द है। मर्द तो तुम नहीं हो जो तुम हमारे साथ ऐसा करते हो। हमें छोड़ दो, जाने दो हमें यहाँ से। हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। बदजुबान लड़की, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है। हमारे साथ बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जैसा हम कहते जाए वैसा करते जाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने राजा होने का गलत फायदा उठा सकते हैं और आप तो हमें मार डालेंगे अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसी तरह से आपने मेरे पति को भी धमकाया था, तभी उसने मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलती है। रुक जा, लगता है अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस यूं ही वे ठरकी राजा अब उस कन्या के साथ बहुत गलत करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी रियासत में एक राजा रहता था। राजा ताकतवर तो था, परंतु दिल से वो बहुत ही ज्यादा ठरकी और बुरी सोच वाला इंसान था। उसे अपनी रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी वो हमेशा महल में काम करने वाली कनीजों को बुरी नजरों से देखता था। इसी बात पर रानी से अक्सर राजा की लड़ाई भी हुआ करती थी। आप बस भी कीजिए। आप मेरे होते हुए भी दूसरे औरतों से संबंध बना रहे हो और महल के कनीजों पर बुरी नजर डाल रहे हो। पद्मावती, अगर आपको हमसे इतने ही मसले थे तो फिर आपने हमसे विवाह क्यों किया था? हमें तो लगता है कि आपको हमसे प्रेम ही नहीं है, तभी तो आपको हमारी खुशी देखी नहीं जाती है। अरे हे भाई, अगर हम महल की कनीजों को देखकर खुश हो जाते हैं तो भला इसमें आपको हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि आप हमारी पत्नी हैं। परंतु आपको हमसे प्रेम नहीं है। आपने तो हमसे शादी भी हमारे पैसों की वजह से की थी। आपने देखा ना कि हम तो राजा हैं, तभी आपने हमसे विवाह कर लिया। नहीं राजा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमने आपसे कभी भी पैसों की वजह से शादी नहीं की थी। हम तो आपसे प्रेम करते थे, तभी हमने आपसे यह विवाह किया था। परंतु अब अगर आप ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम नहीं चाहते कि आप हमारे सिवा किसी और की तरफ जाएं। आप पहले जाकर उन कनीजों जितने सुंदर होकर आओ, तभी हम आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। हमें आप सुंदर नहीं लगते हैं, तभी हम आपके पास नहीं आते हैं। परंतु विवाह से पहले तो हम आपको ऐसे ही सुंदर लगते थे, जैसे कि अब ये कनीज और बाहर गांव की औरतें आपको लगती हैं सुंदर। बस अब बहुत हो गया है यह सब पद्मावती। हम इससे ज्यादा अब आपकी बकवास नहीं सुन सकते हैं। अब अगर आपको हमारे साथ रहना है तो रहें, वरना आप यहां से जा सकते हैं। हमें आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। हम जा रहे हैं शिकार करने जंगल, मगर आपको यहाँ पर रहना है तो रहें, और अगर जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। रानी पद्मावती अब वहां से रोते रोते अपने कक्ष में चली जाती है। दूसरी तरफ राजा भी जंगल की तरफ निकल जाता है, परंतु राजा जंगल किसी शिकार के लिए नहीं जाता था। वो तो तालाब में गांव की औरतों को नहाते हुए छुपकर देखता था। अरे सबको तो यही लगता है कि हम जंगल में शिकार करने के लिए आते हैं, परंतु किसी को क्या पता कि हम गांव की सुंदर महिलाओं को इस तालाब में नहाते हुए देखते हैं। काश ये सब सुंदर महिलाएं हमारी हो सकती हैं, परंतु आखिर को हम पूरे राज्य के राजा हैं। चाहे तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, परंतु हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अब एक काम करते हैं कि पूरे ही राज्य में यह ऐलान करवा देता हूं कि अब जो भी वर किसी भी कन्या से विवाह करेगा तो वो कन्या पहले एक दिन के लिए हमें सौंपेगा, और हम तो राजा हैं। अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तो सिपाहियों से कहकर उसे कारागार में बंद करवा देंगे। हाँ, यही सबसे अच्छा है। हम इसी तरह से इन महिलाओं को पा सकते हैं। बस यही सोचकर राजा अपने महल को लौट जाता है। महल पहुंचते ही राजा अपनी प्रजा में आज एक बड़ा ऐलान करता है। सुन लो मेरी प्रजा, अब से इस रियासत में मैंने एक नया और बड़ा कानून बनाया है जिसे सबको मानना होगा, क्योंकि हम राजा हैं। हमारा हर कानून सबको मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा हम उसका सर भी कलम करवा सकते हैं और उसको सारी जिंदगी के लिए कारागार में बंद भी कर सकते हैं। तो हमारा कानून सबको मानना होगा, और वो कानून यह है कि अब से पूरे ही राज्य में जो भी लड़का अब विवाह करेगा किसी कन्या से, उसे पहले ही एक दिन के लिए अपनी पत्नी
हमारे पास भेजनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसको सजा दूंगा। मैं उसको कारागार में हमेशा के लिए डाल सकता हूं और मैं सिपाहियों से कहकर उसका सर भी कलम करवा सकता हूं। इसीलिए मेरा हुक्म को मानना होगा और अपनी पत्नियों को मेरे पास भेजना ही होगा। राजा का यह नया कानून सुनते ही सबके होश उड़ गए और सब आपस में बातें करने लगे। हे ऊपर वाले, ये कैसा जालिम राजा है। अरे अब हमारी बहू बेटियां भी हमारे पास सुरक्षित नहीं है। अरे रे, ये कैसा कानून है। परंतु हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अरे वो राजा को देखो तो जरा, एक तो इतना ठरकी है, ऊपर से उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो मैं जानता हूं वो हमारे सर कलम करवा देगा। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। अरे तो क्या करें? क्या अपनी बहन बेटियां हम ऐसे ही उस राजा के पास भेज दें? नहीं नहीं, ये मंजूर नहीं है। ये नहीं हो सकता है। अरे भैया, चाहे तुम कितना भी मना कर लो, देखना वो राजा बहुत ज्यादा चालाक है। सिपाहियों को भेजकर खुद ही तुम्हारी बहन बेटियों को उठवा कर ले जाएगा। हाँ, महिलाओं को तो वो जबरदस्ती भी ले जाएगा और फिर उनको ना भेजने के कारण से वो हमें भी मार डालेगा। इससे तो अच्छा है कि हम उसकी बात मान ही लेते हैं। बस यूं ही राजा के डर से मजबूरी में अब सभी राजा की बात मान जाते हैं। अब गांव में जब भी कोई लड़का शादी करता तो वो पहले अपनी दुल्हन को राजा को एक दिन के लिए देकर आता। ठीक से दबा। क्या तेरे हाथों में जान नहीं है? अरे रे, कैसे मर्द से शादी करी है तूने? वो तो तुझे मेरे पास छोड़कर चला गया है। अब तुझे जो कहता हूं वो तू कर, क्योंकि पूरे एक दिन के लिए अब तू मेरी है। अरे तेरा मर्द तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है। अगर वो मर्द होता तो वो तुझे मेरे पास छोड़कर नहीं जाता। नहीं महाराज, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वह मर्द है। मर्द तो तुम नहीं हो जो तुम हमारे साथ ऐसा करते हो। हमें छोड़ दो, जाने दो हमें यहाँ से। हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। बदजुबान लड़की, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है। हमारे साथ बहस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस जैसा हम कहते जाए वैसा करते जाओ, नहीं तो तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपने राजा होने का गलत फायदा उठा सकते हैं और आप तो हमें मार डालेंगे अगर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इसी तरह से आपने मेरे पति को भी धमकाया था, तभी उसने मुझे यहाँ पर लाकर छोड़ दिया है। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलती है। रुक जा, लगता है अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस यूं ही वे ठरकी राजा अब उस कन्या के साथ बहुत गलत करता है। पहला दिन जब उस ठरकी राजा के पास गुजार कर पत्नियां अपने पतियों के पास वापस आती तो पति पत्नी दोनों मिलकर राजा के गलत व्यवहार पर रोते। राजा इतना बुरा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बहुत ज्यादा बुरा है वो राजा। पता नहीं हम लोगों को कब तक इस राजा को ही राजा मानना होगा। ना जाने कब जाकर कोई नया राजा आएगा और हम लोगों को इसके इस घटिया कानून से जान छूटेगी हमारी। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है चांदनी। मैं सब जानता हूं कि उसने क्या किया है। उसने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मुझे सब पता है। अरे उसने वो कानून बनाया ही इसीलिए था। वो बहुत ज्यादा बुरा और ठरकी राजा है। न जाने अब कब तक ऐसा ही सब चलता रहेगा। पता नहीं कब जाकर यह राजा सुधरेगा और इसको सबक मिलेगा। पता नहीं है ऊपर वाले, आप तू ही हमें बचा सकता है इस राजा से। राजा की एक बेटी भी थी, राजकुमारी सुहानी। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा नेक और समझदार थी। राजकुमारी को गांव का एक लड़का आकाश पसंद था और आकाश भी राजकुमारी को बहुत पसंद करता था। आकाश, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो सब तुम्हें पकड़ लेंगे। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है ना? जाओ यहाँ से। किसी सिपाही ने देख लिया ना तो तुम पकड़े जाओगे और फिर तुम्हें कारागार में बंद कर देंगे पिताजी। वैसे तो मुझे किसी ने नहीं देखा है यहाँ आते हुए, परंतु अगर कोई मुझे देख भी ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हारे पिता से बिल्कुल भी नहीं डरता हूं। वो कोई इतने अच्छे इंसान नहीं है। पर वैसे भी जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर भला हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। मैं तो तुम्हारे पिता से ना कभी डरता था और ना ही अब डरूंगा। मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आता रहूंगा जब तक मुझसे तुम शादी नहीं कर लेती। अच्छा बाबा, कर लेते हैं शादी। परंतु तुम्हें तो पता है तुम गांव के एक आम इंसान हो और मैं एक राजकुमारी। पिताजी मेरी कभी भी किसी आम लड़के से शादी नहीं करेंगे। यह चीज तुम्हें पता है, फिर भी तुम जिद कर रहे हो। वो सब मैं नहीं जानता हूं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मुझे तो तुमसे मिलने के लिए यहीं पर ही आना पड़ेगा ना, इस तरह से।
अब चाहे मुझे कोई भी देखे और कारागार में भी बंद कर दे, लेकिन मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता हूं। अगर तुम्हारे पिता हमारी शादी नहीं करवाएंगे तो फिर तुम मेरे साथ भाग चलो। मैं तुम्हें रात ही महल से भगा कर ले चलता हूं। हाँ, मुझे भी अब यही लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ भाग ही जाना चाहिए। मेरा भी यहाँ महल में अब दिल नहीं लगता है। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। हाँ, तभी मैं कह रहा हूं कि आज रात ही मैं तुम्हें भगा कर ले जाता हूं। परंतु मुझे एक बहुत बड़ी चिंता है। मेरे पास और कोई घर भी नहीं है। इसी गांव में मेरा एक घर है, और अगर यहां मैं शादी करूंगा तो मुझे अपनी पत्नी एक दिन के लिए राजा को देनी पड़ेगी, और फिर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हें उस राजा के पास नहीं भेजूंगा। वो कितना बुरा राजा है, तुम्हें तो पता ही है ना। नहीं आकाश, बस अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं यह जुल्म आगे नहीं चलने दूंगी। अब हम आज रात ही भाग चलते हैं और फिर हम पिताजी को अच्छा सबक सिखाएंगे। देखना, हम उनके आगे बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। रात में आकाश चुपके से महल आया। सुहानी तैयार होकर उसका इंतजार ही कर रही थी। बस यूं ही रात के अंधेरे में वे दोनों महल से भाग जाते हैं और एक जगह जाकर शादी कर लेते हैं। अगले दिन का सूरज निकलता है और पूरे ही गांव में यह बात फैल जाती है कि आकाश ने रात के अंधेरे में छुपकर शादी की है, ताकि उसको अपनी पत्नी को राजा को न देना पड़े। जैसे तैसे करके अब यह बात जब राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा सुनकर बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है। वाह, उस गवार की इतनी मजाल कि उसने हमारा हुक्म नहीं माना। कैसे उसने हमारे कानून को तोड़ने की हिम्मत की। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अगर आज इसको सजा नहीं दी तो फिर तो कल को हर कोई ऐसा ही करेगा। रात के अंधेरे में छुपकर सभी विवाह करेंगे और फिर कोई भी हमें अपनी सुंदर पत्नी एक दिन के लिए नहीं देगा। ये हम नहीं होने देंगे। सिपाहियों, जाओ उसके घर पर और उसकी पत्नी को उठा के हमारे पास लेकर आ जाओ। बाकी उसको तो हम देख लेते हैं। उसको हमने कारागार में अगर बंद न किया तो हमारा नाम भी राजा चंद्रशेखर नहीं। अब राजा के हुक्म पर सिपाही राजकुमारी को ही आकाश की पत्नी समझकर लेने चले जाते हैं। आकाश और राजकुमारी को भी पता चल चुका था कि राजा को आकाश की शादी का पता चल चुका होगा। सुहानी, अब तक तो राजा को पता चल चुका होगा मेरी शादी का, और वो बहुत ज्यादा क्रोध में होगा। वो तो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे लगता है उसने तो अपने सिपाहियों को भी भेज दिया होगा मुझे पकड़ने के लिए। अब तुम बताओ, तुमने कहा था ना कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब बताओ, हम उसको कैसे सबक सिखाएंगे? कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, वरना राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। सुहानी, हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। मैंने सब कुछ पहले ही सोच रखा है कि मुझे पिताजी को किस तरह से सबक सिखाना है। देखना, अभी वो सिपाहियों को भेजेंगे और वो जरूर मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि वह तो मुझे तुम्हारी पत्नी समझ रहे होंगे। तुम देखना, मैं भी यहाँ से घूंघट डालकर जाऊंगी ताकि किसी को पता ना लगे कि मैं राजकुमारी हूँ। मैं पिताजी के पास पहुंचकर ही अपना घूंघट उठाऊंगी। तभी पिताजी को अपनी गलती का एहसास होगा। तब उनकी बेटी पर बात आएगी ना, तब उनको अपनी गलती पता चलेगी। अरे वाह सुहानी, यह तो बहुत ही बढ़िया योजना है। इससे तो हम राजा को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। देखना, जब राजा घूंघट में अपनी ही बेटी को देखेगा ना, तो वो तो खुद ही शर्म से डूब जाएगा और उससे बहुत शर्मिंदगी की होगी। फिर वो कभी भी ऐसा करने का सोचेगा नहीं। अब सुहानी जल्दी से एक घूंघट ओढ़ लेती है। थोड़ी ही देर में सिपाही भी सुहानी को लेने के लिए आ जाते हैं। सुनो लड़के, तुमने राजा का कानून तोड़ा है, इसीलिए राजा बहुत ज्यादा क्रोध में है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए, वही हम लेने के लिए आए हैं। अब अपनी पत्नी को हमें दे दो ताकि हम राजा तक उसको ले जाएं, और राजा कल ही तुम्हें कारागार में मारने वाले हैं। तो तुम गांव से कहीं भी दूर नहीं जा सकते। हम सिपाहियों की तुम पर नजर है। नहीं नहीं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। मुझे राजा से बहुत ज्यादा डर लगता है, तभी मैंने ऐसे रात में छुपकर शादी कर ली थी, वरना मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। आप ले जाएं, मेरी पत्नी को लेकर चले जाएं आप। बस आकाश के इतने कहते ही सिपाही सुहानी को लेकर राजमहल की तरफ चले जाते हैं राजा के पास। अब कुछ ही देर बाद जब सुहानी को राजा के पास कक्ष में भेजा जाता है तो राजा तो सुहानी को एक सुंदर महिला समझकर बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। वाह भाई वाह, लगता है सभी सुंदर कन्याएं सिर्फ हमारे लिए ही बनी हैं। गांव की सभी सुंदर कन्याएं मेरे पास आ ही जाती हैं, चाहे कोई रात में ही विवाह क्यों ना करे। बस अब सुहानी जैसे ही अपना घूंघट हटाती है तो राजा घूंघट में अपनी ही बेटी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। राजकुमारी, आप इस घूंघट में क्या कर रही है?
हमने तो उस आकाश की पत्नी को सिपाहियों से बोलकर यहाँ बुलवाया था। आप यहाँ पर कैसे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे काम करते हैं। मैं ही आकाश की पत्नी हूँ। मैंने आकाश से रात भागकर शादी की है। मैं आकाश को पसंद करती हूँ और आकाश भी मुझे पसंद करता है। इसी वजह से हमने शादी करी है भागकर। मैं ही आकाश की पत्नी हूँ और आपकी इस घटिया हरकत का शिकार अब आपकी खुद की बेटी भी हो गई है। अब तो आपको सुकून मिल गया होगा ना? आपने अपनी बेटी के साथ भी वही किया है जो कि आप सबके साथ करते आ रहे हैं। राजकुमारी के ऐसा कहते ही राजा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, पर आज वो खुद को एक बहुत ही बुरा इंसान समझ रहा होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा ना कहो। हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। हमें क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आगे से हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए। बस यूं ही राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपना वो कानून वहीं पर खत्म कर देता है। सुहानी भी अब आकाश के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। रामलाल और उसकी पत्नी गीता और उसका 30 साल का बेटा बंसी। रामलाल मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता था उसका आधा पैसा दान कर देता था। वह लोग बहुत ही गरीब थे। माँ देखिए न पिताजी को, वो हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया पिताजी ने? देखिए न माँ, पिताजी जो भी कमाते हैं उसमें से आधा पैसा दान कर देते हैं। अब इतनी महंगाई में हमारा घर कैसे चलेगा? बेटा, तेरे पिताजी दान नहीं करते, वे तेरे लिए जमा कर रहे हैं। आने वाले समय में तुझे खुद म खुद पता चल जाएगा। बंसी समझदार था। वो अपनी माँ की बात मान लेता है। अरे भाग्यवान, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रामलाल अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद रामलाल को एक बैल दिखाई देता है और वह बैल रामलाल को मारने लगता है और कुछ ही देर में रामलाल की मृत्यु हो जाती है। माँ, पिताजी कितना दान पुण्य करते थे, फिर भी उनको मरने से कोई रोक नहीं पाया, और बदले में उन्हें क्या मिला? बेटा, ये तो होनी है और होनी को कोई नहीं टाल सकता। शायद भगवान को यही मंजूर हो। माँ, अब हमारा घर कैसे चलेगा? अगर ऐसा ही रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे। बेटा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं काम की तलाश में निकल जाऊंगी। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। हाँ ठीक है माँ जी। गीता काम की तलाश में निकल जाती है और इधर बंसी भी घर से निकल जाता है। चलते चलते बंसी एक जंगल में पहुंच जाता है और थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। तब वह वृक्ष बंसी से बोलता है, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यमराज से अपने पिताजी की मृत्यु का कारण पूछने जा रहा हूँ। बेटा, मेरा भी एक सवाल है। वैसे क्या तुम मेरा सवाल यमराज जी से पूछ लोगे, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं आ जा नहीं सकता। जी बताइए, क्या पूछना है? तुम पूछना कि मुझे यहाँ लगे हुए कई वर्ष बीत गए हैं और न ही मेरे पत्ते झड़ते हैं और न ही सूखती है। मैं इस बोझ के कारण काफ़ी परेशान हो गया हूँ। मेरी लकड़ियाँ भी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। मैं इससे कब मुक्त हो पाऊँगा? ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। ऐसा कहकर बंसी आगे की तरफ निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद रास्ते पर एक आधा सांप और आधा मनुष्य जैसा दिखने वाला जीव दिखता है और वह जीव बंसी से कहता है, डरो मत बेटा, मैं तुझे हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अपने पिताजी की मृत्यु का कारण पूछने। ठीक है बेटा, मेरा भी एक सवाल यमराज से पूछ लेना। ठीक है, क्या पूछना है बताइए। बेटा, कहने को तो मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेरा शक्तियाँ समाप्त हो गई है और मैं इसी अवस्था में फंस गया हूँ।
न मैं सांप बन पा रहा हूँ और न ही मनुष्य। आप पूछना कि मुझे इस योनि से मुक्ति कब मिलेगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपका सवाल यमराज जी से पूछ लूंगा और अब मैं चलता हूँ। चलते चलते वह एक खेत से होकर गुजर रहा होता है। तभी बंसी को एक किसान रोककर बोलता है, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं यमराज जी के पास अपने सवालों का जवाब लेने जा रहा हूँ। बेटा, मैं काफी समय से यहाँ पर खेती करता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेरा फसल खराब हो जा रहा है। क्या तुम मेरा यह सवाल यमराज जी से पूछ लोगे कि आखिर मेरा फसल खराब क्यों हो जाता है? जी ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूंगा और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। चलते चलते रास्ते में उसे एक कौवा पड़ा मिलता है, जिसके सांसें चल रही होती हैं और उसका शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। बंसी उसके पास जाता है और कहता है, क्या हुआ आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरी मृत्यु नहीं आ रही है और मैं कुछ दिनों से ऐसा ही तड़प रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ, वहीं से ये पूछ लूंगा कि आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। यह कहकर बंसी वहां से चला जाता है और चलते चलते बंसी यमराज के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यमराज जी, मेरे पिताजी का मौत का क्या कारण है? वह तो कितना दान पुण्य करते थे, मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए। ठीक है बेटा, कल तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और अब तुम भोजन कर लो, बहुत दूर से सफर करके आए हो। यमराज बंसी को पेट भर खाना खिलाता है। बेटा बताओ, तुम्हें और अब क्या चाहिए? जब मैं यहाँ आ रहा था, मुझे रास्ते में कुछ सवाल मिले हैं जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, बताओ क्या सवाल है? बंसी वह सारे सवालों का जवाब पूछ लेता है। ठीक है, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ, तुम जाते समय उन्हें ये सवाल के जवाब दे देना। यमराज बंसी के सारे सवालों का जवाब दे देता है और बोलता है, बेटा बंसी, अब तुम लौट कर जाओ, तुम्हारे घर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। और बंसी वहां से चला जाता है। बंसी सबसे पहले कौवा के पास जाता है। बेटा, तुमने मेरे बारे में यमराज से पूछा? हाँ पूछा, और उन्होंने बताया आप अगले जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी थे, जिसका आपको बहुत अभिमान था। तुम अपने शिष्य को ठीक से ज्ञान नहीं देते थे ताकि वो तुमसे ज्यादा ज्ञानी न हो जाए। वह ज्ञान आज तक तुम्हारे अंदर है। जब तक वो ज्ञान तुम किसी को नहीं दोगे, तब तक तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। मैं इस अवस्था में कहीं जा नहीं सकता, तो मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हें देता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद कौवा अपना सारा ज्ञान बंसी को दे देता है और कौवा को मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान लेने के बाद बंसी किसान के पास जाता है। बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला? जी हाँ, आपकी इतनी मेहनत के बावजूद आपका फसल इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि आपको पहले कन्यादान करना पड़ेगा। आपके घर में एक 20 साल की बेटी है, पहले उसका विवाह कीजिए, उसके बाद अपना दूसरा कार्य कीजिए। बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए इतना जल्दी रिश्ता कहाँ से ढूंढूंगा? बेटा, मुझे अपने बेटी के लिए तुमसे अच्छा कोई और दूसरा वर नहीं मिलेगा। तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो और सुंदर भी हो। मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। किसान की बेटी से शादी करने के बाद वह दोनों चलते चलते सांप के पास पहुंच जाते हैं। बेटा, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज जी से पूछा? हाँ, मैंने पूछ लिया। तो बताओ, मैं इस शरीर से कब छुटकारा पाऊंगा? आपको मोक्ष न मिलने का कारण आपके पास जो मणि है ना, वही है। यदि आप वो मणि किसी अच्छे व्यक्ति को दे देते हैं तो
आपको मोक्ष मिल जाएगा। बेटा, मेरे नज़रों में केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो ईमानदार और अच्छे दिखाई देते हो। मैं अपना मणि तुम्हें ही सौंप कर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मणि लेने के बाद वह दोनों आगे चलते हैं और वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला या नहीं? हाँ हाँ, आपके सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। अच्छा बेटा, तो बताओ क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बताया कि तुम अगले जन्म में एक अत्याचारी मास्टर थे। तुम अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते थे। उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के फीस भरते थे, परंतु तुम उन बच्चों से अपना घर के काम करवाते थे, जिसके कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पाए। वे बड़े होकर मजदूरी करना चालू कर दी और उनकी हाय तुम्हें लग गई। तो क्या मुझे इस वृक्ष की योनि से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? तुम्हारे अंदर बहुत शिक्षा है और तुम वो शिक्षा किसी को दे दोगे तो तुम अंदर से खाली हो जाओगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बेटा, एक तुम ही हो जो मेरी शिक्षा को ठीक से समझ पाओगे और ग्रहण कर पाओगे, इसलिए मैं अपनी शिक्षा तुम्हें देकर जाता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बंसी अपनी पत्नी को लेकर अब घर की ओर निकल जाता है। अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ ना ढूंढा। कहाँ था इतने दिनों से? और बेटा, ये तेरे साथ ये बिटिया कौन है? माँ, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले आप अंदर तो चलिए। ठीक है बेटा, चल। बंसी को इतना ज्ञान मिल चुका था कि वह समझ गया था कि उसके पिता की आयु बस इतनी ही है। वह यह भी जान गया था कि उसके पिता द्वारा किए गए पुण्य उसे किस तरह मिले। उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे, वह यह भी जानता था। वह सारी घटनाओं के बारे में अपनी माँ को बता देता है और वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर गांव में सूरज की पहली किरण जैसे ही खेतों की मेड़ पर पड़ती, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ही गांव की दिनचर्या शुरू हो जाती। गांव के चौक पर बने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, रामू की चाय की दुकान। भैया 2 चाय देना। बस 2 मिनट में देता हूँ। और बिस्कुट वगैरह चाहिए क्या? रामू का यही अंदाज गांव वालों को पसंद था। वह ना सिर्फ चाय बनाता था, बल्कि हर ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनता, हंसता, सलाह देता, जैसे एक चाय वाला नहीं, दोस्त हो। रामू की जिंदगी दुकान और उसकी पत्नी राधा के इर्द गिर्द घूमती थी, पर राधा के लिए रामू एक बोझ था। वह अपने रूप और यौवन पर गर्व करती और अक्सर रामू को नीचा दिखाती। राधा, 1 गिलास पानी लाना। मैं कोई नौकरानी हूं क्या? खुद जाकर पी लो। रामू कभी कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि राधा खुश नहीं है, लेकिन वह उसे खुश करने के लिए रोज मेहनत करता। एक दिन जब रामू दुकान पर था, मोहन उसके घर आया। मोहन राधा की पुराना आशिक था, जो अब शहर से लौटकर गांव आया था। उसकी चाल, बातें और नजरें किसी शरीफ आदमी की नहीं लगती थीं। आखिर तुम आ ही गए। तुम्हारी याद ही खींच लाई। तुम्हारे बिना जाना मुश्किल हो गया था, सो चला आया। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया। वो राधा के कमरे में बैठकर बातें करते, हंसते और राधा रामू की गैर मौजूदगी में मोहन को गोद में सुलाती। मैं अब और नहीं सह सकती। तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है। तो रामू को हटाना होगा हमेशा के लिए, तभी हम दोनों एक हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे रामू को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि रामू को रास्ते से हटाए बिना राधा और मोहन एक नहीं हो सकते। अब राधा रामू को अपनी चिकनी चूपड़ी बातों में फंसा रही है, ताकि रामू राधा की बातों में आ जाए और मोहन का प्लान कामयाब हो जाए। राधा रामू से झील जाने की जिद करती है, लेकिन रामू अब भी झील की तरफ जाना नहीं चाहता। तो राधा रामू से जिद करते हुए बोलती है, तुम्हें तो झील पसंद है ना, तो आज क्यों नहीं जा रहे हो? बोलो। राधा, आज दुकान में बहुत काम है, कल चले जाएंगे। आज बहुत मन कर रहा है, चलो ना। रामू मान गया। प्रेम में डूबे इंसान को संदेह नहीं होता। रामू ने जरा भी नहीं सोचा
कि राधा चाल चल रही है। रामू को लेकर राधा झील के लिए निकल गई। झील के पास पहुंचकर राधा ने रामू से कहा, मुझे इस झील का पानी चाहिए, तुम ला कर दोगे? हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं अभी लाकर देता हूँ। रामू पानी लाने के लिए जैसे ही झील की ओर झुका, तभी राधा ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। रामू झील की पानी में गिर गया और रामू को तैरना भी नहीं आता। तो रामू ने बोला, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, राधा मुझे बाहर निकालो। पर राधा चुप खड़ी थी और इधर रामू झील की पानी में डूबकर मर गया। रामू के गायब होने की खबर गांव में फैल गई, लेकिन कोई प्रमाण नहीं था। राधा ने रोने का नाटक किया और कुछ ही दिनों में मोहन उसके घर आ गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, हमारा रास्ते का कांटा निकल गया। अब मैं और तुम दोनों ऐश करेंगे। पर धीरे धीरे मोहन का असली चेहरा सामने आने लगा। मोहन का मन राधा से भर गया और अब मोहन दूसरी औरतों के साथ रहता और देर रात में राधा के पास आता। मोहन, तुम अब दूसरी औरतों से मेल जोल बढ़ा रहे हो। मैंने तेरे लिए अपने पति को मार दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, धोखेबाज। तुम एक बिगड़ी हुई औरत हो, तभी तुमने अपने पति को मार दी। कल अगर मुझसे कोई बेहतर मिलेगा तो मुझे भी मार दोगे। जो औरत अपने पति को मार दिया उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम एक कुल्लटा हो, कुल्लटा। इतना कहकर मोहन चला जाता है और अब जाके राधा को अपनी गलती का एहसास होता है। राधा अपने आप को पुलिस के हवाले करता है और मोहन को भी पकड़वाता है और अपने गलती का पश्चाताप करता है। There was a village called Shirpur. It was a peaceful, verdant village, filled with hard work and honesty. The lush green fields and the scent of soil in the air symbolized the simple and happy lives of its people. But in this same village, there was a man named Sanjay, known for his cunning and selfish nature. Sanjay had spent his entire life exploiting and deceiving others. Driven by selfishness and greed, he had usurped many people's land. His practice was lending money to people and exploiting their helplessness. He would initially speak politely, but when someone approached him in desperate need, he would charge exorbitant interest. If someone failed to repay on time, Sanjay would quickly seize their home, farm, and other property. One day, Bansi, a poor farmer from the village, came to Sanjay. Bansi was honest and hardworking, but this year, due to poor rainfall, his crops had failed completely. There was no food left in the house, and his child was in a bad condition. Bansi said to Sanjay, Brother Sanjay, I'm in a very bad situation. Please lend me some money. I'll pay it back when the next harvest arrives. Sanjay laughed and said, Bansi, you know my money is interest-based. If you take the money, you'll have to pay back double the amount. Think about it, and if you agree, tell me. Understanding his helplessness, Bansi said, I accept it. God is watching. Sanjay immediately gave him the money, but he kept an eye on Bansi's farm. He thought to himself, no matter how hard Bansi works, he won't be able to repay my interest, and then I'll take over his farm. Few months later, Bansi worked hard and grew his crops. This time, the harvest was good, and Bansi thought he could repay Sanjay's debt and buy food for his child. But when he went to Sanjay with the money, Sanjay slyly said quote, amount you borrowed isn't even enough, including interest. You'll have to pay more. Brother, I'm paying back all the money I borrowed plus interest. And why now? Sanjay said with a wicked smile. You know my rule. If you don't pay on time, the interest will increase. It's all written on your farm documents. Bansi had no other choice. Finally, he had to hand over his small farm to Sanjay. Sanjay's cunningness broke Bansi. The villagers were saddened by Sanjay's actions. Everyone knew Sanjay was cunning and selfish, but no one dared to speak out against him. Sanjay now owned land and property belonging to many people in the village. He used all that money to build a large house and began to flaunt his wealth. One day, a sadhu passed by Sanjay's house. The sadhu looked tired and hungry. He asked Sanjay for water and food. Sanjay first made him sit outside and said, There's
No place for idle people here. I don't give anything away for free. The sadhu smiled and said, Son, I'm not here to take anything from you, but to teach you a lesson. You'll never find true happiness by hurting others. Time is very powerful. Everyone has to suffer the consequences of their actions. You reap what you sow. Sanjay laughed at this and chased the sadhu away. But as he left, the sadhu said, "What, well? When your times change, you'll remember this, Daddy." After some time, troubles began to arise in Sanjay's life. His business began to suffer. The lands he had occupied became embroiled in legal disputes. Gradually, all his money was gone. Sanjay approached the village, but everyone refused. The villagers said, Sanjay, this is the result of your actions. You didn't help us. Now you too will have to suffer the consequences of... Sanjay is now completely broken. One day he apologized to the villagers and said, I have learned the consequences of bad deeds. Now I want to change my life. Gradually, Sanjay began to change his nature. He worked hard day and night to pay off his debts. He began helping the villagers. If anyone needed money, he would lend it without interest.